हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले दो वीडियो से इतिहास को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और अब चलिए हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन को लेते हैं। प्राचीन अब तक के उपलब्ध साक्ष्यों का मतलब जो भी अभी तक हमें उपलब्ध है, जो विवरण उपलब्ध है, लिखित है पूरे विश्व में। हम यहाँ पे जो एंशियंट पढ़ रहे हैं पूरे विश्व के बारे में पहले देखते हैं, भारत के बारे में बाद में देखेंगे। तो पूरे विश्व में जो कुछ भी सर्वप्रथम हमें ज्ञात है, जिसका हम अभी अध्ययन करते हैं, जो लिखित रूप में व्याप्त है, जिसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, या जो लिपि जिनको हमने पढ़ लिया है। अभी बहुत सारे ऐसे भी अभी लिपि लिखी हुई हैं जिनको हमें अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो हो सकता है कि जब उनका हम अध्ययन कर लें, जब उनको पढ़ा जा सके, तो जो इतिहास है इसकी जो सन या जो ईस्वी है, कितने ईस्वी पूर्व से है, तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो। लेकिन अभी तक जो ज्ञात है, जो अभी तक जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, उसके आधार पे जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, जैसे कि जिसका अध्ययन हमें मिलता है, या जहाँ कहीं के भी जो सबसे पुराना है, जहाँ से मतलब बिल्कुल ओरिजिन से, कहने का तात्पर्य है कि आदि मानव काल से लेकर के धीरे 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 मनुष्य का जैसे जैसे उसके मनुष्य ने विकास किया, उसके दिनचर्या में परिवर्तन हुए। औजारों की खोज से लेके, खाना बनाने की विधि से लेके, मनुष्य के दैनिक जीवन में परिवर्तन से लेके, घर बनाने से लेके, मकान बनाने से लेके, नगरीकरण से लेके, इसके बाद धीरे 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 जैसे जो नए राजा बने, महाराजा बने, साम्राज्यवाद हुआ, उसके साथ साथ जितने धर्म परिवर्तन हुए, धार्मिक सुधार हुए, या फिर नए धर्मों का उद्भव हुआ, तो ये सारी चीज़ें थी वो एक जगह की थी। मतलब विद्यमान जो चीज़ें थी, जहाँ पे उपलब्ध चीज़ें थी, उनके आधार पे ही इन सारी चीज़ों को किया गया, मतलब एक सीमित क्षेत्र में रहा। लेकिन हम आगे देखेंगे कि धीरे 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 साम्राज्यवादी की मतलब जो विस्तारवादी नीतियाँ थी, ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। पहले लोग अपने पड़ोसी देशों पे या आसपास के एरिए में ही आक्रमण किया करते थे, या फिर साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ करते थे। लेकिन धीरे 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 इसमें काफ़ी विकास हुआ, और लोग दूर दूर के क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों, मतलब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाके, या फिर एक देश से दूसरे देश में जाके, या फिर समुद्र को पार करके, या फिर पर्वतों पहाड़ों के पार करके, मतलब बहुत ज़्यादा ही जो साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ हुई वो प्रबल होती गई। तो धीरे धीरे आदमी हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत हुआ, फिर प्राचीन भारत के कुछ काल से धीरे धीरे मध्यकालीन भारत में प्रवेश करता है। तो जो मध्यकालीन भारत था, मुख्यतः अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मध्यकालीन भारत को ऐसे बांट गया कि जब बाह्य आक्रमण जब होने शुरू हो गए थे, जिसमें कि मुस्लिम या तुर्क जिनका भी लिया जाए, उन्होंने जब यहाँ पर गद्दी संभाली है, जब उनका क्षेत्राधिकार हो गया, तो उससे क्या है कि यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। तो जिसको हमें इसके साथ साथ हम मध्यकालीन भारत को काफ़ी अलग देख सकते हैं। जैसा कि पहले पता था कि प्राचीन भारत में मैक्सिमम जो धर्म होते थे वो मेनली हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। इसमें जो ग्रंथ थे, वेद, गीता, इन सारी चीज़ों पे ही सारी चीज़ें बुनियाद टिकी हुई रहती थी प्राचीन भारत में। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि एक बाहर से आक्रमण होता है, कुछ मुस्लिम तुर्की शासक आते हैं, वो आक्रमण करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुरान है, कुरान का धीरे 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 वर्चस्व ज़्यादा बढ़ते जाता है, और फिर एक अलग ही साम्राज्यवादी नीतियाँ आती है, एक अलग ही आर्ट और कला का विकास होता है। भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कला और संस्कृति पहले भी थी, प्राचीन भारत में भी थी, लेकिन जब जिसको मध्यकालीन भारत बोलेंगे उसमें देखेंगे कि एक सम्मिश्रण होता है। जैसे पश्चिम के देशों से जो आक्रमण करते हैं, उनकी देशों की जो आर्ट एंड कल्चर था, और जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर था, उसका एक सम्मिलित रूप हमें देखने को मिलता है। और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि भारत कैसे कला विकास क्षेत्र में, या फिर प्रशासन के क्षेत्र में, हर चीज़ में कैसे धीरे धीरे विकास करता है। इसके साथ साथ हम मध्यकालीन भारत में लास्ट के जाते जाते ये भी देखेंगे कि जो साम्राज्यवाद था वो इतना, मतलब उसकी स्थिति विकराल होती गई, इनका क्षेत्र, मुगल क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, इनके जो ताकत थी वो कमज़ोर पड़ती गई। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई। सामंतवादी व्यवस्था ने किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया। इसके आगे चलेंगे तो उसके बाद अब औद्योगिक क्रांति के बारे में हम धीरे धीरे शुरू करेंगे कि औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई लोगों ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो हमें देखने को मिलेगा जो पूरा जो हमारा एक इतिहास था, जो कल्चर था, जो ट्रेंड चलता आ रहा था, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद धीरे 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 इतिहास, हमें लोगों को लगा कि नहीं है, ये काल चक्र जो है, ये समय जो है ये बदल रहा है। और जो परिभाषाएं थी, जो हमें हमें अब तक जो मध्यकालीन भारत लगता था, अब लोगों को लगने लगा कि मध्यकालीन भारत से बाहर निकल आए हैं। तो उस जो दौर था, जो
16वीं 17वीं शताब्दी या जो 18वीं शताब्दी का दौर था, वो पूरे विश्व में एक ऐसा दौर था कि जहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग था, पूंजीपति वर्ग में जो मजदूर वर्ग थे, काफ़ी असंतोष देखने को मिला और काफ़ी नीतियाँ उदारवादी हो गई। तो हमें देखने को मिलेगा कि लिबरलाइजेशन की जब शुरुआत जैसे ही होती है, जहाँ कहीं भी उदारवाद की शुरुआत जैसे ही होती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो देश अब आधुनिक की ओर बढ़ रहा है। यही उदारवाद धीरे धीरे जो था वो समाजवाद की ओर बढ़ गया और धीरे धीरे लोगों की जन चेतना में विकास हुआ। उसके बाद लोगों ने अपने अधिकार को जानना शुरू किया, लोगों ने अपने कर्तव्यों को जानना शुरू किया। धीरे धीरे नियम कानून बनने लगे। जो देश चलता था, जो एक प्रजा चलती थी, पहले एक राजा के इर्द गिर्द घूमती थी, जो भी नियम होते थे राजा जो बोल देता था वही नियम था। लेकिन हम आधुनिक की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ, हर चीज़ के लिए एक अधिनियम बनाने जाने लगे, हर चीज़ के लिए एक रूल होने लगे। कोई भी काम रूल रेगुलेशन के साथ में शुरू हो गया। न्यायालयों की स्थापना होने लगी, पुलिस की स्थापना होने लगी। मतलब ये एक सुचारू तरीके से जो एक पूरा तंत्र था वो पूरा एक्टिव हो गया। इसके साथ ही हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो आधुनिक भारत था उसमें मतलब समाजवाद भी आया, औद्योगिक क्रांति आई। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, मतलब जो जनता का तंत्र है, जो जनता की डायरेक्ट भागीदारी है, ये अगर कहीं देखने को मिलने लगती है तो अब समझना चाहिए कि वहाँ पे अब आधुनिक दौर आ रहा है। तो ये आधुनिक भारत की कुछ परिभाषाएं हैं, माफ़ कीजिएगा, ये आधुनिक भारत की ही नहीं, ये आधुनिक इतिहास की कुछ परिभाषाएं हैं। जहाँ कहीं भी आधुनिक वर्ड आएगा तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी हो जाएंगी। यहाँ पे आधुनिक शुरुआत हो गया अब आधुनिक इतिहास का, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आधुनिक शुरू हुए वहाँ पे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का काफ़ी विकास होने लगा। और अब ये एक उच्च वर्ग जो आता था, जो मतलब दूसरे दूसरे देशों में पढ़ाई करके आता था, फिर था आधुनिक भारत की नींव रखी। मतलब एक ऐसा जैसे ही आधुनिक शुरू होता है हर जगह आपको एक अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत जगहों में देखा हमने कि वहाँ पे स्वतंत्रता जो संघर्ष हुए वो एक क्रांति का रूप ले लिया। या हम क्रांति से बता दें, क्रांति का मतलब ये होता है कि जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, या वर्तमान में जो शासक है, या फिर वर्तमान में जो नियम है, या वर्तमान में की जो व्यवस्था है, अगर उसको पूरा का पूरा पलटने के लिए अगर कोई आंदोलन किया जाए या उसकी पलटने की पूरी कोशिश की जाए तो उसको क्रांति बोलते हैं। तो क्रांति मेनली इसलिए ली जाती है कि मतलब एक बहुत ज़्यादा विस्फोटक चीज़ होती है जो कि प्रेजेंट व्यवस्था को पूरा बदलने की कोशिश करती है, उसको क्रांति बोलते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन अपने पास में रखें और जो मेन पॉइंट हैं उनको लिखते चलिए, क्योंकि आपको चीज़ें लिखी हुई हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जब अपनी भाषा में लिखने के लिए एग्ज़ाम में जब होता है तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप बस पॉइंट वाइज लिखिए, जो मेन पॉइंट है उनको नोट करिए, बाकी आप इन तथ्यों को समझिए, चीज़ों को समझिए और अपने हिसाब से उत्तर दीजिए। क्योंकि आज मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कोई पढ़ाता है, लिखी हुई चीज़ें हर जगह मिल जाती है, लेकिन हमें समझना है और एग्ज़ाम में अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने शब्दों में लिखना शुरू कर दीजिए अब धीरे धीरे। दोस्तों हमने आज जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जितनी हमने डेमोक्रेसी देखा, समाजवाद देखा, उदारवाद देखा, साम्राज्यवाद देखा, पूंजीवाद देखा, इन सारी चीज़ों का बार बार इसमें डिस्कस हुआ। उसके बाद हमने आर्ट एंड कल्चर देखा, फिर हमने धर्म देखा, धार्मिक परिवर्तन देखे, नए धर्मों का जन्म देखा। सब सारी चीज़ों का अध्ययन अब हम धीरे धीरे जब एक एक हिस्ट्री करके पढ़ना शुरू करेंगे तब देखेंगे इनको। अभी तक ये जो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो था ये बस इसलिए था कि हमें पता चले कि आखिर इतिहास होता क्यों है, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बाकी लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, आपको पता ही है कि इतिहास के बारे में लोगों की मेंटेलिटी कितनी ख़राब है। दोस्तों अब हम इतिहास नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें उस टाइम के जो राजनीतिक विश्लेषण था, जो राजनीतिक के जो भी टॉपिक आएंगे, जिसको हम अलग से पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम इतिहास में ही लेके चलेंगे। मतलब एक आपको कॉमन आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाएंगे वो बाकी आपको चीज़ें पढ़ाएंगे मेंस के व्यू से। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो जो जैसे भी इतिहास धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको भी पता है कि इतिहास में जो परिवर्तन हुए थे वो परिवर्तन होने के या तो कोई राजनीतिक कारण होगा, या फिर कोई भौगोलिक कारण होगा, या फिर कोई आर्थिक कारण होगा। तो हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे और एक आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज बोलेंगे, इसको एकीकृत ज्ञान जो होगा वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।